Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो इसके अंदर हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, किसी चीज़ का सर्कुलेशन होता है, हमारी बॉडी में जो भी खाना हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस वगैरह, ये सब क्या है, एक्सचेंज कौन से मीडियम से होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, किसमें, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में. तो देखो, बॉडी फ्लूइड्स आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द बॉडी. यानी कि जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है कि भाई कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका मीडियम है. यानी कि O2 गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, या फिर कुछ भी अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम प्रोवाइड कराता है. ठीक है, कौन, ये बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड. आपने नॉर्मली अपनी बॉडी में फ्लूइड कौन सा देखा है, ब्लड ही देखा है, नॉर्मल है ना. तो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कॉमनली यानी कि मोस्टली कॉमनली यूज क्या है, ब्लड है. ठीक, ये हो गया. इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, सही है, लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड फैट्स. पर ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है, उसका नाम है लिम्फ. लिम्फ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किन किन सब्सटेंसेस का, प्रोटीन का एंड फैट्स का. ठीक है, तो प्रोटीन और फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, लिम्फ करता है. कौन करता है, लिम्फ. ठीक है, अब ये हो गया. तो ब्लड के बारे में पहले पढ़ेंगे, लिम्फ भी पढ़ेंगे, पर पहले हम ब्लड देखते हैं कि ब्लड क्या है. तो ब्लड क्या है, सबसे पहले तो हमने देखा हुआ है कि मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है, और जो क्या है, ये फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. यहाँ पे फॉल्स लिख लेना कि कैसा है ये कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स है. यानी कि फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, और द ब्लड प्लाज्मा कॉर्पस्कुल्स. यानी कि किस किस से मिलकर बना है, प्लाज्मा से, ब्लड कॉर्पस्कुल से और फ्लूइड मैट्रिक्स से. इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है. किस किस से, मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से, ब्लड कॉर्पस्कुल से. इन तीन चीज़ से मिलकर ब्लड आपका बना है. ठीक है, इट फॉर्म्स अबाउट 30 to 35% ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड. ये क्या फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फॉर्म करता है 30 to 35%. और इट इज स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड. कैसा फ्लूइड है ये, स्लाइटली एल्केलाइन है, और पीएच क्या है इसका, 7.4 है. यानी कि अगर पूछा जाए कि कैसा फ्लूइड है ये आपका ब्लड, तो आप क्या बोलोगे, एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड है जिसका पीएच है 7.4. ठीक, ये हो गया. नेक्स्ट है प्लाज्मा. अब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं. तो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड. कैसे कलर का होता है ये, स्ट्रॉ कलर का होता है. ठीक है ना. और कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड. देखो, दो प्रॉपर्टीज हो गई, स्ट्रॉ कलर का है और विस्कस फ्लूइड है. ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. जो ब्लड वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट फॉर्म करता है, 55%. ठीक है, और इट कॉन्सिस्ट 90 to 92% वाटर. अब इस प्लाज्मा में होता क्या क्या है वो देखो. तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% तो क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एट्सेट्रा. तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉ कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बताओ क्या क्या प्रेजेंट है. ये ग्लूकोज, प्रोटीन, 90 to 92% वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एट्सेट्रा. ठीक है, और कितना फॉर्म करता है ये ब्लड वॉल्यूम में, 55%. ठीक, नेक्स्ट है एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. क्या है ये, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. भाई ब्लड है तो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था,
भाई ब्लड के अंदर क्या क्या था, ब्लड कॉर्पस्कल्स भी तो थे, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या क्या आ रहे हैं आपके एराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नॉर्मली पता ही है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। एराइथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो एराइथ्रोसाइट्स क्या है, आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है आरबीसी या प्लेटलेट्स, तो आपको बोलना है आरबीसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, यहाँ पे मोस्ट एबंडेंट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। टोटल ब्लड अमाउंट ऑफ आरबीसी इज 5 to 5.5 मिलियन विच इज स्लाइटली लेस इन फीमेल्स। यानी कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम पूछे कोई तो कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन के आसपास आरबीसीज आपकी क्या होती है, बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा लेस होता है, यानी कि या तो 5 हो सकता है या 5.5 तक वेरी कर सकता है, या 5 से थोड़ा सा बिलो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या है, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी से लॉस होता रहता है, तो इसलिए क्या है कि फीमेल्स के अंदर जो ब्लड का जो अमाउंट है एज कम्पेयर टू मेल्स वो क्या होता है, कम होता है आरबीसी का अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ फॉर्म इन बोन मैरो, यानी कि जो आपकी आरबीसी या ब्लड है वो कहाँ बनता है, कहाँ बनता है भाई, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, नाम सुना होगा ना बोन मैरो, रेड बोन मैरो। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। अच्छा, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसमें, आरबीसीज में। ये मैंने आपको सेल बायोलॉजी में भी पढ़ाया था न्यूक्लियस के बारे में, कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आरबीसी, जैसे लाइक आरबीसी बताया था, वहाँ पे सुना हो तो अच्छे से कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ह्यूमन आरबीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, और क्या होता है कि हैविंग बाइकनकेव शेप, और जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाइकनकेव। तो आपको शेप भी ध्यान रखनी है और इसका अमाउंट कितना है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं, तो इन्यूक्लिएटेड यानी कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पता ही होगा, हीमोग्लोबिन चेक कराने जाते होंगे, किसी का 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12, ये सब वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ब्लड 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन आना चाहिए, 12 to 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर इतना अमाउंट क्या है, हीमोग्लोबिन का है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का भी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, यानी कि जो आपकी आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 120 डेज। यानी कि हर एक चीज़ जो धरती पे है उसका लाइफ स्पैन तो है ही, है ना, तो उसका कितना है, 120 डेज। और क्या है कि दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। अच्छा, कोई नॉर्मली पूछे कि जो आरबीसीज हैं वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती हैं, तो आपको बोलना है स्प्लीन में। क्या है अपनी बॉडी में, स्प्लीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होती है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज। और स्प्लीन को हम ये भी नेक्स्ट मतलब दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि जो आरबीसी है उसका ग्रेयार्ड क्या है, स्प्लीन है, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, यहाँ तक तो देख लिया कि भाई आरबीसी है उसका ग्रेयार्ड क्या है, स्प्लीन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, यानी कि हम लोगों ने पहले देख लिया एराइथ्रोसाइट्स के बारे में, अब देखेंगे हम ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है जो कलरलेस होती है, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि मैंने बताया था कि जो एराइथ्रोसाइट्स है आपका आरबीसी वो रेड क्यों दिख रहा था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एब्सेंस है हीमोग्लोबिन का, इसलिए क्या है यहाँ पे कलरलेस है ये। ठीक है, ये हो गया। 6000 to 8000 ऑफ WBC आर प्रेजेंट इन ईच ml ऑफ ब्लड। तो इसका अमाउंट पता होना चाहिए कितना पर ml में कितना प्रेजेंट होता है, 6000 to 8000 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट। अब क्या है, इस WBC में ही न्यूट्रोफिल्स है क्या, यानी कि WBC के अंदर ही अभी पार्ट्स हैं। ऐसे याद रखो कि बस ल्यूकोसाइट्स के अंदर है ये वाले नेम्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट अबेंडेंट WBCs। यानी कि जो WBCs हैं
वो न्यूट्रोफिल WBC तो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और जो बेसोफिल WBC है वो सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स है वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, विच प्रिवेंट इन्फेक्शन इन योर बॉडी, है ना, या फिर जो हमको बैक्टीरिया वगैरह से बचाते हैं उनको फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे लीवर में कौन सी सेल थी, कफर सेल्स है। ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। तो ऐसे आपको याद होनी चाहिए फैगोसाइटिक सेल्स आपकी बॉडी की। ठीक है, तो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं उनको बचाता है, यानी कि आपकी बॉडी में डिजीज कॉज होने से बचाती हैं फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, यानी कि जो बेसोफिल सेल्स हैं वो हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं। अच्छा, हिस्टामिन कब सीक्रेट होता है, जब आपकी कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से जो भी एलर्जीज होती हैं, तो हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है, जब बेसोफिल सेल्स सीक्रेट करती हैं। ठीक है, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन दैट आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, यानी कि जो एलर्जी रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं उसमें ये सब चीज़ें सीक्रेट होती हैं। नेक्स्ट है एसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि जो एसिनोफिल्स हैं वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन से रेजिस्ट करती हैं और एलर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, बी एंटी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके बी एंटी लिम्फोसाइट्स पे। किस पे डिपेंड करता है, बी एंटी लिम्फोसाइट्स पे। थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, अब आरबीसी पढ़ ली, WBC देख लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को और हम क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। भाई WBC को क्या बोला था, ल्यूकोसाइट्स, और जो आरबीसी थी उसको हमने क्या बोला, एराइथ्रोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, यानी कि प्रोड्यूस किससे होती है, ये मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। और ये कैसी दिखती हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, यानी कि ऐसे फ्रेगमेंट से होते हैं। ये आपकी प्लेटलेट्स ऐसी शेप होती है। ठीक है, और किससे फॉर्म होती है, मेगा कैरियोसाइट्स जो बोन मैरो में होता है उससे प्लेटलेट्स आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसका अमाउंट कितना होता है, 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स होती हैं। कहाँ, इन ईच ml ऑफ ब्लड में। और प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग, यानी कि जब अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो यानी कि क्लोटिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा जल्दी से। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरीज, और क्या है कि अगर आपकी चोट लग जाती है तो क्या है, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा अगर प्लेटलेट्स की कमी है। और देखा होगा अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो डेंगू जैसा फीवर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक से दूसरी चीज़ों में से चेन बनी हुई है, तो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कनेक्शन होता है। ठीक है ना भाई, अगर एक चीज़ की कमी हो गई तो क्या होगा, ये दूसरी और चीज़ की कमी हो गई तो कोई और डिजीज़ हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो हमने पढ़ा प्लेटलेट से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है जब अगर इंजरी वगैरह हो गई तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, WBC के बारे में पढ़ा और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, और थोड़ा सा ब्लड लिम्फ वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और तो बस आप पढ़ते रहो, जो भी क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है उसमें आप समझते रहो अच्छे से। जहाँ कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे ब्लड ग्रुप से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।